Hello and welcome everybody to Veranda IAS Current Affairs session. This is me, Supriya. आज के सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट और एग्जाम रेलेवेंट इशू को सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि हम एवरीडे करते हैं, बिल्कुल यूपीएससी के एग्जाम के डिमांड के हिसाब से। अब ये सेशन खास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत स्मार्ट है लेकिन टाइम स्टार्व्ड भी। तो हम क्रिस्प, शार्प और कॉन्सेप्ट ड्रिवन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का इंडेक्स जो आपके जीएस पेपर 2, पेपर 3 और प्रीलिम्स दोनों के लिए कितना रेलेवेंट है। देन फर्स्ट टॉपिक इज यूएस एंड इंडिया के ट्रेड डील के बारे में। क्या टैरिफ पॉज का मतलब है कि फ्री ट्रेड डील्स के चांसेस है? जुलाई डेडलाइन का क्या इम्पैक्ट होगा इंडो यूएस टाइज पे? वी हैव टू सी दैट। देन कम्स द सेकेंड टॉपिक जहां पे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की बात हो रही है बिहार के इलेक्टोरल एक्सक्लूजन कंसर्न्स को लेके। इलेक्शन कमीशन के एसआईआर प्रोसेस पे कंसर्न्स क्यों उठ रहे हैं, इलेक्टोरल एक्सक्लूजन का क्या लॉजिक है, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। देन कम्स ईसीआई's पावर्स एंड इलेक्टोरल रोल की कंट्रोवर्सी जो हमेशा न्यूज में होती है कहीं ना कहीं पे। तो वी विल अंडरस्टैंड इस टॉपिक में कि कैसे क्या इलेक्शन कमीशन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के बाहर जाके काम करता है एक्सेट्रा। Then comes इंडिया और ब्राजील की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से एंड इंडिया एंड इट्स नेबरहुड पॉलिसीज के बारे में बहुत ज्यादा ये थीम रेलेवेंट हो जाएगा। सो वी हैव टू सी कि कैसे डिप्लोमेटिक मूव्स और ग्लोबल साउथ में राइजिंग लीडरशिप का एनालिसिस किस हद तक कर सकते हैं हम। Then comes the fifth topic that is about gene edited rice by NIPGR। साइंस एंड टेक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन जिसे आप प्रीलिम्स में मिस नहीं कर सकते। जीन एडिटिंग से कैसे बढ़ेगा फॉस्फेट अपटेक और यील्ड, ये हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक यूएस इंडिया का ट्रेड डील नेगोशिएशन। यहाँ पर हम समझेंगे कि जियोपॉलिटिक्स, टैरिफ्स और ग्लोबल डिप्लोमेसी का यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट के में क्या सिग्निफिकेंस होता है एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आर्टिकल हमें बताना क्या चाहता है। सो शैल वी स्टार्ट? सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एज आई सेड यूएस एंड इंडिया का ट्रेड डील और कैसे वो नेगोशिएशंस होते आ रहे हैं। अभी इंडिया और यूएस के बीच में ना एक मिनी ट्रेड डील हुआ था, उनके फाइनल नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं। ये डील उन टेंशन का रिजल्ट है जो 2018-19 में स्टार्ट हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अब यहाँ पे अपडेट क्या है? अब यूएस की तरफ से अपडेट ये है कि यूएस ने अपने टैरिफ पॉज किए हैं 1 अगस्त तक। अब इसका मतलब क्या है? इंडिया के पास अब थोड़ा और टाइम है डील फाइनलाइज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंडिया किसी भी डील को जल्दी में साइन नहीं कर रहा है। हमने क्लियरली ये देखा है कि अगर टर्म्स हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत ही क्लियर मैसेज है इंडिया से। तो अब हम इसी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। इवन यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? तो अब इसका मतलब क्या है? अपने ट्रेड पॉलिसी डिसीजंस हम खुद लेते हैं, कोई प्रेशर में आके नहीं लेंगे। अब एक तरह से देखा जाए तो ये स्टैंस जो है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की नेगोशिएटिंग पावर और कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम इसका रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे तो पिछले साल जो है इंडिया ने आरसीईपी ट्रेड ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया क्योंकि चाइना के डोमिनेंस से कंसर्न था हमें। अब वैसे भी यहाँ भी इंडिया क्लियर है, नो डील इज बेटर देन अ बैड डील। तो आगे चल के हम थोड़ा सा ये जो टेंशन चल रहा है उसका बैकग्राउंड क्या था समझते हैं, क्योंकि करंट डेवलपमेंट्स तभी क्लियर होंगे ना जब आपको उनके रूट्स की जानकारी हो। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जून 2019 में जब यूएस ने क्या किया, इंडिया को जीएसपी यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से हटा दिया। अब ये एक स्पेशल ट्रेड प्रिविलेज था जिसमें इंडिया के लगभग $5.6 बिलियन के एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री जाते थे यूएस के मार्केट में। अब जब ये हटा दिया तो इंडिया ने रिटालिएशन में एक एक्शन ले ली कि जो ये 20 यूएस प्रोडक्ट्स हैं उस पे टैरिफ लगा दिया, इंक्लूडिंग एप्पल्स, आलमंड्स एंड केमिकल्स। तब से लेकर अब तक मल्टीपल नेगोशिएशन राउंड्स हो चुके हैं, मतलब 2018 से लेकर चल रहे हैं। लेकिन मेजर इश्यूज यहाँ पे मार्केट एक्सेस ही रहा है हमेशा। यूएस जो है चाह रहा है कि इंडिया अपने मार्केट को ज्यादा ओपन करे, स्पेशली फॉर मेडिकल डिवाइसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ई कॉमर्स रूल्स के चलते। अब इसके साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कर दिया कि एक बहुत अग्रेसिव स्टांस लिया, यूनिलैटरल टैरिफ थ्रेट्स दिए
और एक काइंड ऑफ प्रेशर बेस्ड निगोशिएशन स्टाइल अडॉप्ट की। इस बैकड्रॉप को याद रखना जरूरी है यूपीएससी के लिए, बिकॉज बायलैटरल ट्रेड डील्स कभी भी एक दिन में नहीं होंगी। ये पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशंस का ब्लेंड होती है। सो वी हैव टू फॉलो द न्यूज एंड सी कि कैसे ये इवॉल्व होता है नेगोशिएशन के टॉक्स। वी हैव टू ऑलवेज कीप अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम रीडिंग अबाउट इट इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सी आगे क्या है। अच्छा, तो आई हैव टेकन फ्यू की कॉन्सेप्ट जहां पे आपको आर्टिकल पढ़ने में आसानी हो जाएगी इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट्स, या फिर ये डेफिनेशंस आप मेंस आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हो कभी कभी एक्सेट्रा। प्रीलिम्स के एमसीक्यूज आते हैं ना, उसमें भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा इफ यू नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स वेरी क्लियरली। अब ये जो है मिनी ट्रेड जो होता है, ये एक शॉर्ट टर्म फोकस्ड अग्रीमेंट होता है जो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स तक लिमिटेड होता है, जिससे जैसे कि टैरिफ रिडक्शन या नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना एक उनका एक ऑप्शन है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए जैसे नहीं होता ये, क्योंकि एक क्विक फिक्स अग्रीमेंट होता है। ये जो अर्जेंट कंसर्न्स होते हैं ना, बस उनको ही एड्रेस करता है। अब एग्जांपल के तौर पे इंडिया और यूएस का करंट नेगोशिएशन एक मिनी डील ही चल रही है। टैरिफ पॉज की देखेंगे तो टेम्पररीली जो है टैरिफ्स को सस्पेंड कर देते हैं, कैंसिल नहीं करते। ये एक प्रेशर टैक्टिक होता है ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। सोच के देखिए, जैसे कोई कहता है कि मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो मैं फिर से टैरिफ लगा दूंगा। तो यूएस ने इंडिया के लिए टैरिफ पॉज 1 अगस्त तक एक्सटेंड किया। ये भी एक उनका एक स्ट्रेटेजी है। अब जीएसपी मतलब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये था यूएस का एक स्कीम जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलती थी उनके प्रोडक्ट्स के लिए यूएस के मार्केट्स में। जब 2019 में यूएस ने इंडिया की जीएसपी स्टेटस हटा दी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पे पड़ गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखे, ये आपके पेपर्स प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है इसके पीछे, ये नेगोशिएशन के पीछे। that we'll try and understand अभी। तो let's try and understand कि ये implications क्या होंगे ये negotiation के। जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की हमने बात की है, इंडिया क्लियरली कहता है कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल इंटरेस्ट। अगर किसी ट्रेड डील से डोमेस्टिक इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, चाहे वो फार्मा भी हो, तो इंडिया उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी स्टांस। मेक अ नोट ऑफ इट। तो आत्मनिर्भर के साथ ग्लोबल इंटीग्रेशन भी हम फोकस करते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देके। बायलैटरल नॉर्मलाइजेशन का जो सिग्नल है, अगर सिर्फ एक मिनी ट्रेड डील होती है तो भी सिंबॉलिकली ये काफी पॉजिटिव सिग्नल है। यूएस इंडिया के बीच में हमेशा से थोड़ा टेंशन तो रहा है, तो लेकिन उसको थोड़ा सा डील करने में आसानी होगी अगर ये मिनी डील सक्सेसफुल हो जाती है तो। अब इससे इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, है ना कहीं, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स दैट आर वाचिंग यूएस इंडिया डायनामिक्स। देन कम्स द फ्यूचर ऑफ एफटीए, मतलब एक टेम्पलेट जैसे हो जाएगा ये मिनी ट्रेड डील। यानी कि अगर आप सोचिए, एफटीए का एक फाउंडेशन जैसे रेडी हो जाएगा, और यही होता है जियोपॉलिटिक्स का गेम। छोटी डील्स ही फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क तैयारी करती है। वी कैन अडेप्ट certain frameworks that this mini trade deal is going to give it to us. हमेशा से आप याद रखिए, bilateral relations जो है GS2 में पूछे जाते हैं। You have to keep a tab on these kind of relationships as well. और GS3 के हिसाब से भी अगर कभी ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात होगी तो you can mention this points here which we have discussed. So what we have learned is in US and India का जो ट्रेड डील है, इस केस से हमें ये समझ में आया कि डिप्लोमेसी सिर्फ हम डिफेंस पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं रख रहे हैं। ट्रेड भी एक बहुत ही अच्छा सा टूल बन गया है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। और आज का भारत जो है नेगोशिएशन टेबल पे किसी भी प्रेशर के सामने झुकना नहीं चाहता है। टर्म्स हमारे होते हैं, टाइमिंग भी हमारी ही होगी। दिस इज द स्टांस इंडिया इज फॉलोइंग। आजकल न्यूज़पेपर में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आर्टिकल्स आ रहे हैं। इट इज रिगार्डिंग द बिहार के इलेक्टोरल रूल्स के बारे में। अब हम ये बहुत सेंसिटिव और करंट इशू का डिस्कस करेंगे हम। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR ऑफ इलेक्टोरल रूल्स हैं बिहार में,
उसके बारे में बात करते हैं। जून 2025 में इलेक्शन कमीशन ने बिहार में इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करने का काम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इस प्रोसेस ने काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट की है। कंट्रोवर्सी किस बात पे हो रही है? एसआईआर का जो प्रोसेस होता है उसमें सिलेक्टिव वेरिफिकेशन की रिपोर्ट सामने आई। मतलब कुछ पर्टिकुलर एरियाज या कम्युनिटीज को ज्यादा अग्रेसिवली टारगेट किया गया है। दिस इज व्हाट द रिपोर्ट सेज। अब ये कंसर्न इसलिए है क्योंकि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट यानी वोटिंग राइट से वंचित करना, ये उसका एक जरिया बन गया है। कुछ लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं असम के एनआरसी या इवन डिमोनेटाइजेशन जैसे बहुत ही हार्ड स्टेप से, क्योंकि अब ये जो प्रोसेस है बहुत ही सडनली था, अब्रप्ट था और पब्लिक तो इसके लिए रेडी भी नहीं था उधर। तो यहाँ पे दो मेजर थीम समझना चाहते हैं हम, मतलब यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड इलेक्टोरल रोल रिविजन का लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क क्या है, एंड इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी और अकाउंटेबिलिटी हम कैसे मेजर करेंगे। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आगे ये आर्टिकल हमें क्या हाईलाइट करवाता है कि कैसे वोटर एलिजिबिलिटी की वेरिफिकेशन जो है उनकी प्रोसेस क्या होती है, कुछ ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, एक्सेट्रा। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। हम समझते हैं कि इलेक्टोरल रोल रिविजन का बेसिक फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या होता है। ये की कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये पूरा एक्चुअली मामला है क्या। अब ये प्रोसेस क्या होती है? हर एलिजिबल सिटीजन का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ये इलेक्टोरल रोल होता है। अब एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक यूजुअल अपडेट नहीं होती, ये ज्यादा फील्ड वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी इन्वॉल्व करता है, स्पेशली जब डाउट हो एलिजिबिलिटी पे। अब इसका मतलब क्या है? ज्यादा डिटेल्ड प्रोसेस हो गई है किसी को भी एक्सक्लूड करने की या इंक्लूड करने की रोल्स में। अब ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की हम बात करते हैं, ये होता है फंडामेंटल राइट का फाउंडेशन। भारत में वोटिंग का हक जो है मिलता है आर्टिकल किससे? 326 के बेसिस पर। मतलब अगर आप 18 की उम्र से ज्यादा हैं, इंडियन सिटीजन हैं, तो आपको वोट देने का राइट है। लेकिन अगर एसआईआर के थ्रू ये प्रूव करने का बर्डन आप पे आ जाए तो ये राइट जो है प्रैक्टिकली वीक हो जाएगी। अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसका एक शिफ्ट हो गया अचानक से। एसआईआर के दौरान सिटीजन को खुद ही प्रूव करना पड़ रहा है कि वो एलिजिबल है, यानी सिस्टम प्रिज्यूम करता है कि यू आर नॉट एलिजिबल अनलेस यू प्रूव अदरवाइज। तो ये क्लियरली इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का प्रिंसिपल के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट है, और इसी वजह से जो है ये जो इससे लीगल और एथिकल कंसर्न जो है रेज हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये सब समझ लिया है। अब यहाँ से यूपीएससी के बारे में अगर आप बात करोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो स्पेशल रिवीजन प्रोसेस होता है, क्या ये आर्टिकल 326 को 6 के जो स्पिरिट को हैम्पर कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है? दिस शुड बी आवर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन वी आर एनालाइजिंग दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल 36 की बात, 326 की बात की हमने। अब कुछ जेन्युइन कंसर्न्स है बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस से जुड़े हुए। ये सिर्फ टेक्निकल है, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट डेमोक्रेसी और सिटीजन पर भी पड़ रहा है। जो हार्श डेमोक्रेसी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट होता है एक्चुअली, लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स डिमांड करना इतना स्ट्रिक्ट है कि पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है। ये एक तरह का जो है बहुत ही मतलब लोगों को वोट देने के राइट से ही वंचित करना हो गया। अब माइग्रेंट वर्कर इसमें क्या करेंगे? उसका इम्पैक्ट कितना भारी होगा? बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है बिहार से बाहर रहते हैं, वेरिफिकेशन के वक्त अगर वो अवेलेबल नहीं रहे तो उनका नॉन रेसिडेंट मार्क करके उनका नाम ही हटा देंगे इलेक्टोरल रोल से। तो जो लोग काम के लिए माइग्रेट करते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल वोट, राइट टू वोट तो रिस्क में पड़ जाएगा। हमने लास्ट टाइम भी एक इसमें देखा हुआ था, आपने देखा होगा कि कैसे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी हमें वोटिंग राइट्स के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना चाहिए। तो आपको ऐसे ये आर्टिकल्स को लिंक करना है, यू अंडरस्टैंड। अभी देखो, ऐसे अगर ऐसे सिचुएशन आ जाती है फ्यूचर में, ये एसआईआर हर स्टेट में लागू कर देंगे ये लोग, तो उससे क्या होगा? सबसे पहले इफेक्ट होता है वल्नरेबल पीपल, जो पुअर होते हैं, जो कम्युनिटीज बहुत ऐसे ट्राइबल जैसे टाइप्स में होते हैं,
उन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और माइग्रेंट वर्कर्स तो खैर वो प्रेजेंट भी नहीं होंगे वहां पे टू इवन प्रूव देयर देमसेल्व्स, तो उनको भी इलेक्टोरल रोल से हटा देंगे, वो वैसे भी वोटिंग के टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इमेजिन उनका राइट तो हम वैसे भी दे आर अनेबल टू वोट, तो दिस बिकम्स अ मोर कियोटिक प्रोसेस एक्चुअली। अब इसका जो फियर ऑफ एक फियर है लोगों में, अगर बिहार का मॉडल सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिए उन लोग, तो पूरे देश में रेप्लिकेट होगा। सोच के देखिए, हर जगह अगर ऐसा ही मॉडल अप्लाई हुआ तो एक नेशनल लेवल डिस्ट्रप्शन हो जाएगी वोटर राइट्स के चलते। सो जब सिटीजन को लगता है कि सिस्टम उनकी आइडेंटिटी या सिटीजनशिप पे डाउट कर रहा है, what happens is ट्रस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में बहुत ही कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन या एक्सक्लूजन एक फियर राइज कर देगा अमॉन्ग्स द सिटीजन। जिन्होंने मतलब जिनके पास फुल डॉक्यूमेंट्स है वो इजीली प्रूव कर देंगे, लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, उनका स्टेटस बन जाएगा डाउटफुल। तो ये एक टायर्ड सिटीजनशिप क्रिएट करेगा, है ना। तो जिसमें राइट का एक्सेस सिटीजन के पास अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करेगा यहाँ पे, तो दैट इज अ कंप्लीट वायोलेशन। अब यहाँ पे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे समझना है। प्रोसीजरल इनरेगुलरिटीज जो होते हैं वो टूल ऑफ एक्सक्लूजन बन सकते हैं इन इंडियन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। वी कैन से दिस राइट। whenever we have seen this kind of article, हमने देखा कि कैसे आर्टिकल 326 हम लेके मतलब वायोलेट कर रहे हैं, जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट वोट करना। फिर बात की हमने कैसे ये सारे प्रोसेस के चलते डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। अब यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक लीगैलिटी क्या है, मतलब जैसे उनका लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये पार्ट आपके लिए कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, GS2 के पॉलिटी के थीम के लिए, गवर्नेंस के लिए भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली रेलेवेंट है। विल ट्राई एंड डिस्कस दैट। आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स द पावर टू इलेक्शन कमीशन। अब ये आर्टिकल इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि वो इलेक्शन सुपरवाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा एंड कंट्रोल करेगा। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये काम करते हैं। तो ECI को वाइड ऑटोनॉमी दी गई है, लेकिन उसका मिसयूज या ओवर रीच भी जुडिशियल रिव्यूएबल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है। दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ पे समझना जरूरी है। सेक्शन 21 जो डील करता है प्रिपरेशन और रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के साथ, एंड मतलब कि रिविजन, अपडेट या डिलीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कर सकता है इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन 20 बोलता है, ये डिफाइन करेगा कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस फॉर वोटर एलिजिबिलिटी, यानी माइग्रेंट या फ्लोटिंग पॉपुलेशन का इशू यहाँ से जुड़ता है। इफ यू सी क्वालिफाइंग डेट, व्हाई जुलाई 1 इज वेरी अनयूजुअल। अब जनरली जो है जनवरी 1 के हर साल का ऑफिशियल कट ऑफ होता है फॉर इलेक्टोरल रोल अपडेट्स, लेकिन बिहार के SIR के इलेक्शन कमीशन ने जुलाई 1 को क्वालिफाइंग डेट बता दिया। अब यहाँ पे क्रिटिक्स क्या बात कर रहे हैं कि ये डेविएशन अब्रप्टली किया गया बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिए, और इससे क्या होगा, एक्सक्लूजन का रिस्क बढ़ेगा। यहाँ पे आपने देखा कि एक स्ट्रक्चर्ड लीगल बेस देता है आपको आपके आंसर का राइटिंग के लिए भी। आप यहाँ पे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी वर्सेस इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के मुद्दे पर भी ये फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स जो है काफी ब्रॉड है, लेकिन उनका प्रोपोर्शनल और फेयर होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू करते हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने ओवरस्टेप किया उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर। जिसका कहना है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को ओवरस्टेप कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। So let's break it down point wise. Statewide revision instead of localized approach देखा हमने यहाँ पे। Normally SIR किसी constituency specific या localized issue के basis पर नहीं होता, लेकिन बिहार में ECI ने state wise SIR लॉन्च किया, जिसका legal वे जो है बहुत ही अनक्लियर है, और ये जो है एक तरह का ब्लैंकेट अप्रोच है, आर्बिटरी है, बहुत ज्यादा डिसरप्टिव है। अगर चूजिंग एन अनलिस्टेड क्वालिफाइंग डेट एक कंसर्न, दूसरा
जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जनवरी 1 होता है स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग डेट, तो क्यों उन्होंने जुलाई 1 को ही क्वालिफाइंग डेट डिक्लेयर कर दी, जो लोगों को बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है। और एक्सक्लूशन का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, हमने देखा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हो रहा है एंड पब्लिक डिस्ट्रेस में जाती है। इलेक्शन से सिर्फ कुछ महीने पहले ऐसे हेवी रिविजन लाने से ऑफिशियल्स पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा। सिटीजन्स को भी साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये प्रूव करो। अब यहाँ आती है सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। कोर्ट ने बार बार क्लैरिफाई किया है कि आर्टिकल 324 के पावर्स लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। ईसीआई को अपने काम करते वक्त हमेशा लॉज को प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो फ्रेमवर्क है उसी के दायरे में रहना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैड ऑब्जर्व। तो इलेक्शन कमीशन का कोई भी स्टेप जो है हम उसको जुडिशरी के रिव्यू में ला सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा हमारा जैसे एज ए यूपीएससी स्टूडेंट ऑल्सो, जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो या कोई इशू को एक्सप्लेन कर रहे हो, you have to have a balance between institutional independence and constitutional accountability के सारे फ्रेमवर्क आपको याद होने चाहिए। मतलब कि autonomy does not mean impunity, right? Election Commission must act within constitutional and statutory boundaries. This is what we understand with this article. ये जो special intensive revision है बिहार का, ये लीगल, एथिकल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन को दर्शाता है। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस कि आगे अभी तक ये प्रोसेस चल रही है, दे हैवंट डिक्लेयर्ड एंड कम अप विद एनीथिंग। लेट्स फॉलो दिस न्यूज अहेड टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर। लेकिन तब तक आपको ये फ्रेमवर्क्स याद होने चाहिए, क्या लीगल बेसिस थे, इलेक्शन कमीशन का पावर क्या है, एक्सेट्रा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो बिहार के एसआईआर प्रोसेस का एक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इम्पैक्ट क्या होगा हमारी डेमोक्रेसी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा डिस्कस करते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट अगर आप देखोगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट का रोल इसमें क्या होगा। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फाइनल वर्डिक्ट आएगा वो आर्टिकल 324 के इंटरप्रिटेशन को डेफिनेटली रिडिफाइन करेगा। यानी अगर कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को लिमिट कर दिया तो फ्यूचर में इलेक्शन कमीशन के जो पावर्स एंड है, अकाउंटेबिलिटी जो है, वो दोनों का लीगल फ्रेमवर्क चेंज हो जाएगा। अगर हम इलेक्टोरल रोल की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बिहार का मॉडल कंटिन्यू किया गया तो नेशन वाइड वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव्स के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा ये एक तरीके से। लेकिन अगर गाइडलाइंस ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो ये प्रोसेस जो है काफी मैसिव एक्सक्लूजन टूल बन जाएगा, विच इज वी कांट लेट दैट हैपन। अब अगर हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की हमने बात की तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर हम इस सबको एक्सक्लूड करते जाएंगे जो ऑलरेडी वर्नरेबल है, जो माइग्रेंट्स, पुअर कास्ट बेस्ड माइनॉरिटीज एक्सेट्रा, तो ये बहुत ही बड़ा थ्रेट हो जाएगा। आर्टिकल 326 स्पिरिट को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है ये। तो जहां पे वोटिंग राइट जो है हमारा सिटीजनशिप और एज के बेसिस पे मिलता है, वहां इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है इन लोगों ने। अब जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फर्स्ट माइंड में आता है कि वोटिंग का राइट जो है हमारे पास होता है। मतलब डेमोक्रेसी जहां जहां होगी वहां पे सबको इक्वल राइट मिलेगा वोट करने का। But then everything is getting compromised with such steps. अब ये जो एसआईआर का मॉडल है इसको हम पूरी तरीके से इनवैलिड नहीं कर सकते, हम इसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा सा बैलेंसिंग बना सकते हैं कि वेरिफिकेशन भी जरूरी है लेकिन डिग्निटी और इंक्लूजन के साथ उनको आगे बढ़ना है। ओके, सो वी आर नाउ अगेन गोइंग टू डिस्कस द इंडिया एंड ब्राजील का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या क्या कहा है। इंडिया और ब्राजील की जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था ब्राजील के दौरान, उन्होंने ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला दा सिल्वा के बीच 6 बाइलैटरल अग्रीमेंट साइन किए। ये अग्रीमेंट सिग्निफाई करते हैं दोनों नेशंस के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। ये मीटिंग ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर रियो डी जेनेरियो में हुई थी और फोकस इसका ये था
कि हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप पे कैसे काम कर सकते हैं, हमेशा मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को कैसे अपहोल्ड करेंगे, एंड ये जो बायलैटरल ट्रेड का कोऑपरेशन होता है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट यूपीएससी कॉन्सेप्ट आता है, इंडिया का रोल एज अ ग्लोबल साउथ लीडर। बहुत टाइम से न्यूज़पेपर्स में इसी से रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं, सो आई वांट यू ऑल टू हैव अ प्रॉपर रिटर्न फ्रेमवर्क इन योर मेंस, मतलब मेंस आंसर राइटिंग में, ताकि कोई भी कंट्री के बारे में अगर बोलेंगे ग्लोबल साउथ में तो आपको इंडिया के हिसाब से वो लिखने के लिए होना चाहिए। अब चलते हैं टॉपिक पे। ब्राजील भी एक ग्लोबल साउथ पावर है और दोनों मिलकर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड को बैलेंस करना चाहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ को डोमिनेट करने से रोकना चाहते हैं। इस डेवलपमेंट को आप GS2 के आंसर में लिख सकते हो, है ना। ये जो साउथ साउथ कोऑपरेशन का थीम है ना, उसमें बहुत अच्छे से फिट होगा ये। तो हम आगे भी देखेंगे कि किस सेक्टर में ये कोऑपरेशन की बात हुई, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया को लेकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा विल ट्राई। तो किसी भी बायलैटरल रिलेशन को समझने के लिए हमें क्या जानना होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए एक बहुत ही क्विकली रिवाइंड करते हैं इंडिया और ब्राजील के टाइज का इवोल्यूशन की तरफ। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने इस्टेब्लिश किए थे 1948 से। इंडिया और ब्राजील के बीच में एक फॉर्मल टाई हुआ था 1948 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को प्रायोरिटी दे दी थी। देन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो एलिवेट हुआ 2006 में। 2006 में इन टाइज को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस मिला, जिसका मतलब है कि कोऑपरेशन सिर्फ ट्रेड तक नहीं बल्कि डिफेंस, स्पेस, साइंस एंड टेक जैसे सेक्टर्स में भी एक्सपैंड होगी। जो मल्टीलैटरल कोऑर्डिनेशन की बात होगी तो ये जो ब्रिक्स है, IBSA, G4 एंड बेसिक जैसे इनिशिएटिव्स हैं, उनमें हमेशा इंडिया और ब्राजील जो है सेम ग्रुपिंग्स के मेंबर्स हैं। ब्रिक्स यानी जो है इमर्जिंग इकोनॉमी का ब्लॉक है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका कोऑपरेशन जो है IBSA, उसमें भी ब्राजील एंड इंडिया पार्ट है। G4 नेशन जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के लिए जॉइंट लॉबिंग करते हैं हम दोनों। और ये जो क्लाइमेट नेगोशिएशन में कोऑर्डिनेटेड पोजीशन होता है वो बेसिक में उसमें भी है। इसका मतलब क्या है, दोनों कंट्रीज नॉट जस्ट बायलैटरल पार्टनर्स हैं बल्कि ग्लोबल एजेंडा शेप करने में साथ साथ हमेशा काम करते रहते हैं। Then comes the sectoral cooperation, defense, agriculture, space, energy, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स का हमेशा ये काम चालू रहता है अक्रॉस मल्टीपल क्रिटिकल एरियाज, स्पेशली एग्रीकल्चर, टेक, बायो एनर्जी और हेल्थ केयर इनोवेशन में। देन 2020 में ब्राजील ने देन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट बनाया गया था उनको हमारे यहाँ पे, और विजिट के दौरान 15 MOU साइन किए गए थे। This was a very symbolic push to take the partnership deeper. So this are the historical background के हमारे रिश्ते कैसे हैं ब्राजील के साथ। आपके इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर में हमेशा आप ये मेंशन कर सकते हो, इंडिया का इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद नेशंस लाइक ब्राजील एक्सेट्रा। हाँ, so we try and understand few key concepts जो हमेशा हमें आर्टिकल रीड करने में मदद करते हैं, उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, ये टर्म्स जो है आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देते हैं। तो अगर मैं कहीं आर्टिकल्स में कुछ टर्म्स रिपीट भी कर रही हूँ तो आपको उसको रिपीटेशन की तरह नहीं लेना है, आपको ये सोचना है कि ये रिविजन है, आप रिवाइज कर सकते हो उसके साथ। अब ग्लोबल साउथ मतलब न्यू पावर एक्सिस। ग्लोबल साउथ का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, जो मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस में इक्वल वॉइस की डिमांड करते हैं। दिस बिकम्स ग्लोबल साउथ। इंडिया और ब्राजील जो है ये दोनों नेशंस ग्लोबल साउथ के बहुत ही ज्यादा लीडिंग वॉइस का काम करते हैं और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जैसे WTO हो गया, IMF में रिफॉर्म को पुश करते हैं। अब हमारे लिए ये थीमेटिक एंकर जैसे है, देखिए आप इंडिया का जो लीडरशिप है इन ग्लोबल साउथ, फ्रॉम मॉरल वॉइस टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर का जो जर्नी है, आप उसमें ये ग्लोबल साउथ का रेफरेंस दे सकते हो। देन कम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो ये सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड नहीं होता, ये डिफेंस, एनर्जी, डिजिटल, AI, फार्मा, स्पेस कोऑर्डिनेशन तक इन्वॉल्व होता है। और इंडिया और ब्राजील का जो रिलेशनशिप है ना,
उनके बीच रेगुलर स्ट्रेटेजिक डायलॉग मैकेनिज्म होता है और अब तो दोनों मिलिट्री एक्सरसाइजेस और डिफेंस R&D में भी एंगेज हो रहे हैं। देन कम्स द ब्रिक्स एंड IBSA का। ये जो हमने ब्रिक्स के ऊपर इवन यस्टरडे पिछले कुछ सेशंस में बहुत बात की है। अब ये जो फॉर्मेट है, ब्रिक्स हो गया या IBSA हो गया, ये एक शेयर्ड मल्टीलैटरल स्पेस है दोनों नेशंस के लिए। ब्रिक्स का हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए यूज करते हैं और जो साउथ साउथ डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए IBSA का यूज करते हैं। और हमेशा देखना, डेमोक्रेसी बेस्ड डेवलपिंग कंट्रीज ग्रुप बनाकर ग्लोबल नॉर्थ को चैलेंज करना, ये सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव है। आप आंसर लिखते वक्त इसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा कि इंडिया ब्राजील कोऑपरेशन सिर्फ बायलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल लेवरेज और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। यू कैन मेंशन दिस इन योर आंसर्स। So now we reach to the importance क्या है ये कोऑपरेशन का जानने के लिए। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का रियल ग्राउंड लेवल सिग्निफिकेंस जानते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि डिप्लोमेटिक हैंडशेक करना, इससे ज्यादा बढ़कर क्लियर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक आउटकम्स क्या निकलते हैं ये जानना ज्यादा जरूरी है। दोनों कंट्रीज ने अगले 5 सालों के लिए एक एम्बिशियस बायलैटरल ट्रेड गोल सेट किया है, दिस $20 बिलियन का। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक टाइज अब बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, स्पेशली इन एरियाज लाइक एग्रोटेक, फार्मा, डिजिटल सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जीज एक्सेट्रा में। 6 नए एग्रीमेंट्स उन्होंने सेक्टर वाइज कवर किए हैं। इस विजिट में 6 MOUs साइन हुए। अब कहाँ पे है ये? कवरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिन्यूएबल एनर्जी में कोलैबोरेशन, काउंटर टेररिज्म के मैकेनिज्म में भी, एंड इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी के एक्सचेंज में। ये सारे सेक्टर्स स्ट्रेटेजिक और फ्यूचर रेडी है और इंडिया और ब्राजील का अलाइनमेंट यहाँ ग्लोबल लीडरशिप का सिग्नल देता है कहीं ना कहीं। ये जो 2 की फोरम्स है जो हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किए थे, ये विजिट ने अगेन उनको रीइंफोर्स किया कि इंडिया और ब्राजील सिर्फ बायलैटरल फ्रेंड्स नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ का एक साथ कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेसी भी चलाते हैं। तो ये जो फोरम्स है वो हमेशा हमने देखा कि कैसे ग्लोबल नॉर्थ को चैलेंज करने के लिए ये लोग यूज करते हैं। इंडिया का जो साउथ साउथ कोऑपरेशन मॉडल है, कैसे बायलैटरल प्रैग्मेटिज्म विद मल्टीलैटरल आइडियलिज्म को बैलेंस करता है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस आर्टिकल। चलते हैं एक बहुत ही साइंस एंड टेक के कटिंग एज इनोवेशन की तरफ, जो डायरेक्टली लिंक्ड है फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। ये जो डेवलपमेंट किया गया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। ब्रेक थ्रू क्या है? साइंटिस्ट ने CRISPR Cas9 जीन एडिटिंग टेक्निक का यूज करके नए राइस वैरायटी को डेवलप किया। ज्यादा एफिशिएंटली फॉस्फेट अब्सॉर्ब करती है ये, एंड कम फर्टिलाइजर यूज करने पर भी ज्यादा हाई क्रॉप यील्ड देता है। सोच के देखिए, ये नई राइस वैरायटी सिर्फ 10% का फॉस्फेट फर्टिलाइजर में भी इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाती है, जो नॉर्मल डोसेज जो है 90% तक कम हो गया है। ये एक न्यूट्रिएंट एफिशिएंट एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल है, सस्टेनेबल भी है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब UPSC का फेवरेट टॉपिक आ गया है ना यहाँ पे। CRISPR जो है, ये जो बेसिक की जो टेक्निक होता है, जीन एडिटिंग टूल है, जिसमें DNA के स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करके डिजायर्ड ट्रेट्स इंसर्ट किए जाते हैं, बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के MCQs में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप्ड अ जीन एडिटेड राइस यूजिंग CRISPR फॉर इम्प्रूव्ड फॉस्फेट अपटेक। तो आपको बोलना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। ये तो एक एग्जांपल था, नॉट रियली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर, अगर आपको इशू का पता चल गया है, क्या क्या इन्वेंशन की है पता चल गया है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, किसने ये रिसर्च किया है, कौन से इंस्टीट्यूट ने, क्या मेजर ब्रेक थ्रू है और उसके क्या क्या फायदे हैं, आपको याद रखना है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये टेक्निक कैसे काम करती है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, और ये राइस वैरायटी का जो इनोवेशन है एक्चुअली कैसे पॉसिबल हुआ। ये जो जीन एडिटिंग टूल है यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूलर सिजर जैसे काम करता है। ये टूल बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम से डिराइव हुआ है और इसे DNA के स्पेसिफिक पार्ट को
प्रिसाइसली एडिट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं होता, इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से ये बहुत ज्यादा अलग है। अब फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं। सॉइल में फॉस्फेट होता है, लेकिन प्लांट उसे अब्सॉर्ब करने के लिए प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स का यूज करते हैं। इस राइस वैरायटी में एक स्पेसिफिक जीन है, अब जिसका नाम यहाँ पे है मेंशन है, आई विल रीड इट फॉर यू, OSPHO1। इसको एडिट किया गया जिससे फॉस्फेट को अपडेट ज्यादा एफिशिएंटली होने लगा। इसका मतलब क्या है, कम फर्टिलाइजर, ज्यादा प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जीन एडिटिंग वर्सेस जीएमओ में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? जीन एडिटेड क्रॉप्स होते हैं, उसमें फॉरेन डीएनए वो नहीं लेता, इस वजह से रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने की रिलेटिवली थोड़ा इजी बन जाता है। इसका फायदा क्या होगा? अब इसका जो वैरायटी है वो फार्मर्स तक ज्यादा जल्दी पहुंचाएगी विदाउट लॉन्ग पॉलिसी डिलेज और एंटी जीएमओ रेजिस्टेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। I have told you last time, gene edited crops are not the same as genetically modified organism. You have to keep that in mind. ये जो CRISPR, ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत प्रिसाइज है, ग्लोबली एक्सेप्टेड जीन एडिटिंग टूल है एज ऑफ नाउ, तो ये बहुत सेफ माना जाता है। देन प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आई हैव टोल्ड यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टू ट्राई एंड गेट अ हैंड ओवर दिस टॉपिक। ओके, अभी सिग्निफिकेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे फील्ड लेवल पे इसका इम्पैक्ट कितना अच्छा है, क्योंकि अब ये तो एक गेम चेंजर होता है ना इंडियन एग्रीकल्चर के, जहां पे यील्ड इंक्रीज की बात होती है। 40% का तक का यील्ड इंक्रीज होगा जब ये 10% फॉस्फेट फर्टिलाइजर के साथ ग्रो होता है खाली, मतलब तभी भी हम 40% से ज्यादा यील्ड कर पाएंगे नॉर्मल क्रॉप के चलते। सोच के देखिए, कम इनपुट ज्यादा आउटपुट हमेशा से बहुत ही एक सस्टेनेबल अप्रोच रहता है। 90% फर्टिलाइजर रिडक्शन की पॉसिबिलिटी बोली है। इस राइस वैरायटी के थ्रू फॉस्फेट फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट 90% तक कम हो सकती है। ये क्या डायरेक्टली रिड्यूस करेगा? आप देखिए, कॉस्ट रिड्यूस करेगा, केमिकल लोड सॉइल पे ज्यादा कम हो जाएगी, और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू ओवर फर्टिलाइजेशन भी थोड़ा सा गिरी जाएगी। तो करंट सिनेरियो यहाँ पे ये है, आज के ट्रेडिशनल राइस क्रॉप्स में सिर्फ 15 to 20% फॉस्फोरस फर्टिलाइजर अब्सॉर्ब करते हैं, बाकी सब जो है वेस्ट हो जाता है, एनवायरनमेंट को हार्म करते रहता है। तो ये जो जीन एडिटिंग सोल्यूशन है, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल भी है और फार्मर फ्रेंडली भी है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ गया कहाँ से लिंक होता है ये? GS3 के पेपर में एग्रीकल्चर के थीम में रिलेट होगा ये। साइंस एंड टेक में भी बोल सकते हो आप, बट देन इंटरडिसिप्लिनरी है। सो आप कैसे इसको ले सकते हैं? कभी भी देखिए, न्यूट्रिएंट एफिशिएंट बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो फार्मर्स को उनके इनकम के लिए पुश करते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा फायदा देते हैं, it becomes automatically important for us to follow the news. So now we have reached to the last session of the class today. अब यहाँ पे हमने देखा कि कैसे यूएस और इंडिया के मिनी ट्रेड जो है उन पे नेगोशिएशन चल रहे हैं, और अगर ये सक्सेसफुल हुए तो ये हमारे FTA के लिए एक बहुत ही टेम्पलेट जैसे साबित होगा, becomes very important. फिर देखा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पे बात कैसे आ गई है, क्या ESI जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, अपने मैंडेट से बाहर जा रहा है, वो देखा हमने। कुछ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज ट्रूली प्रोटेक्टेड है या नहीं, वी स्पोक ऑन दैट एज वेल। GS2 के लिए ये बहुत ही कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल है ऑफ इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी डिस्कस्ड ग्लोबल साउथ लीडरशिप, कैसे इंडिया और ब्राजील जो है साथ में मिलके वॉइस बन रहे हैं ग्लोबल साउथ का। एक साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडल है ये। देन वी स्पोक अबाउट एग्रीकल्चर इनोवेशन, जीन एडिटिंग इनोवेशन कैसे हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी सॉ कैसे हमने फर्टिलाइजर रिडक्शन की बात की, यील्ड कैसे इंक्रीज हुई, एक्सेट्रा। यूपीएससी के लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट ब्लेंड है, बायोटेक, सस्टेनेबिलिटी, फार्मर वेलफेयर के जैसे थीम्स को लेके। टू सम अप, आज के सेशन में हमने क्या क्या कवर किया? डिप्लोमेसी कवर की, डेमोक्रेसी कवर की, डेवलपमेंट पे बात की, एंड डिसरप्टिव इनोवेशन की बात की।
That's how you revise is smart, fast and exam oriented. You always keep it in mind. कभी भी आप बहुत सारे टॉपिक रिवीजन करते हैं तो उसको सम अप कर दीजिए एक ही वर्ड में, ताकि आपको अगर रिकॉल करना हो कि अच्छा यस्टरडे दिस इज व्हाट आई हैव रेड, तो यू विल गेट इट वेरी इजीली. अगर आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो यूएस इंडिया ट्रेड पे बात करती, यू नो दैट वे. So it will be easy for your revision. तो आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उससे सिलेबस के किसी ना किसी कीवर्ड से जोड़ दीजिए, आपको वही एक स्मार्ट प्रिपरेशन की टेक्निक मिल जाएगी. तो इसी के साथ लेट्स रैप अप दिस सेशन फॉर टुडे. मिलते हैं टुमारो अगेन विद न्यू टॉपिक्स विद सेम अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करते हैं पर करेंगे आगे. सो टिल देन, thank you very much for attending this session. See you tomorrow. Veranda IAS, where your dream becomes reality.